गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तब बच्चों, आज हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, स्केलर फॉर्म में पढ़े हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसके लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़े थे रेसिस्टेंस, आज पढ़ेंगे कंडक्टेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे रेसिस्टिविटी, आज पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। इस तरह से छोटे छोटे टर्म पढ़ेंगे, फिर ओमिक कंडक्टर पढ़ेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी का थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, पढ़ते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इसको सिंपली डिफाइन किया जाता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस के उल्टा रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस रोकने का काम करता था, कंडक्टेंस हेल्प करेगा। ठीक है ना। जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है ना, तो लिखा जा सकता है इसको G इज इक्वल टू 1/R। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि G इज इक्वल टू 1/R। अच्छा, एक पढ़े थे हम लोग V इज इक्वल टू होता है IR। यहां से अगर रेसिस्टेंस निकालें तो लिख सकते हैं हम V/I, यानी कि यहां पर वैल्यू अगर पुट किया जाए तो लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1/V/I, यानी कि G का एक और फॉर्मूला आ गया I/V। एक और फॉर्मूला लिखा जा सकता है I/V। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं इसका SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ G, देखिए G इज इक्वल टू है 1/R। इसको लिख सकते हैं 1 रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो ओम को ऊपर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं हम? पर ओम लिख सकते हैं। इसको पर ओम लिखा जा सकता है। इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, पर ओम। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, ओम को थोड़ा उल्टा पढ़ करके देखो। OHM का उल्टा MHO, तो एक और यूनिट कहीं कहीं यूज किया जाता है MHO, महो। अच्छा, एक और यूनिट यूज किया जाता है साइमन, जिसको S से डिनोट किया जाता है। यह भी साइमन भी यूज किया जा सकता है। यहां पर आप क्या करें, स्मॉल s लिख दें, दैट विल बी बेटर। साइमन यूज किया जाता है S के रूप में। ठीक है ना। तो पर ओम भी लिखा जा सकता है, महो भी लिखा जा सकता है, और साइमन भी लिखा जा सकता है S के रूप में। तो ये क्या थे? कंडक्टेंस थे। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका क्या पढ़ते? रेसिस्टेंस का कंडक्टेंस हो गया। अब पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, यानी कि कंडक्टिविटी। अब देख रहे हैं हम कंडक्टिविटी, सब फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इसको डिफाइन किया जा सकता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उसको क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे हम। आसान आसान टॉपिक है, छोटा छोटा है। इट इज डिनोटेड बाई, इसको पढ़ेंगे ऐसे लिखेंगे, और इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, यानी कि 1 रेसिस्टिविटी। अब एक फॉर्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं कि R इज इक्वल टू होता है ρL/A। अगर यहां से रो निकालें हम तो लिख सकते हैं R इंटू A/L। अब वैल्यू पुट कीजिए तो 1/ρ के बदले में R इंटू A/L,
यानी कि लिखा जा सकता है L बाई आर इंटू ए। यह भी फॉर्मूला हो गया किसका, सिग्मा का, यह भी फॉर्मूला हो गया कंडक्टिविटी का, यह भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब एसआई यूनिट की बात अगर करें हम, इसके एसआई यूनिट की बात करें हम, तो यहां लेंथ यानी कि मीटर और बाई रेसिस्टेंस यानी कि ओम, और नीचे क्या है एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो हमारे पास हो गया 1 बाई ओम और इनटू मीटर। ओम को ऊपर ले जाइए तो लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर। अच्छा, पर ओम को दूसरा क्या कह सकते हैं, महो, तो इसको लिखा जा सकता है महो पर मीटर, महो पर मीटर लिखा जा सकता है। और एक और साइमन के टर्म में लिखा जा सकता है साइमन पर मीटर, वो भी यूज किया जा सकता है। तो ये था कंडक्टिविटी, यहां पर हम पढ़े कंडक्टिविटी, और यहां पर हम पढ़े थे क्या, कंडक्टेंस पढ़े थे। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल था, रेसिस्टिविटी का, और कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है, रेसिस्टेंस का। सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए गुड, मिटाएं इसे, हम मिटा रहे हैं बाबू। छोटे छोटे टर्म है, इस पर संयोग से कभी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, लेकिन चूंकि इस टर्म का यूज करना है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको लेकर के चल रहे हैं। सब यूज करना है इस फॉर्मूला को। तो हम राइट साइड में, मतलब बोर्ड के राइट साइड में कुछ फॉर्मूला लिखते चल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला की हमें जरूरत है अभी। अच्छा, अब देखिए कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई आर था ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बाई आर, आर का वैल्यू पुट करके हमने क्या लाया था, आई बाई भी लेकर के आए थे। अच्छा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था 1 बाई रो, तो रो का फॉर्मूला तो हम पढ़े थे अभी, क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ए। अब बाई क्या लिखा जा सकता है, एल लिखा जा सकता है, तो इसको उलट दीजिए, कितना, आर इंटू ए बाई एल को पलट दीजिए, तो एल बाई कितना हो जाएगा, आर इंटू ए हो गया। इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है ना, यूज होने वाला, इसको हम इधर इसे बांट दे रहे हैं, ठीक है। इधर फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला सब यूज होने वाले हैं। तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लेक्चर 5 को पढ़ रहे हैं। ये क्या था, कंडक्टेंस था, ये क्या था, कंडक्टिविटी था। 2 फॉर्मूला अभी तक हम पढ़े हैं, दोनों का यूनिट पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं, देखिए बाबू कि हम रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं। पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे कि रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे हम, एम एल बाई एनी स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। दूसरा कौन क्या क्या था, एम था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग, एन फॉर करंट डेंसिटी, सॉरी एन फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई फॉर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, टाउ फॉर रिलैक्सेशन टाइम, और ए फॉर एरिया, ठीक है ना। अच्छा, हम बताए थे कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म माना जाता है, कब, जब टेम्परेचर जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है ना, और सेम मीडियम हो, सेम मटेरियल मीडियम हो, तब ये कांस्टेंट होता था। इस तरह से ये कांस्टेंट नहीं होता है, हर एक मेटल का, हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। अब यहां लिख सकते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा, तो लिख सकते हैं रो एल बाई ए इज इक्वल टू एम एल बाई एनी स्क्वायर टाउ ए। कुछ कटने वाला है, ए से ए खत्म, एल से एल खत्म, यानी कि रो का फॉर्मूला आ गया एम बाई एनी स्क्वायर टाउ। ये रो का फॉर्मूला हमारे पास, रेसिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला आ गया। तो यहां पर लिखा जा सकता है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना, एम बाई एनी स्क्वायर टाउ।
अब आप कहोगे सर यहां पर भी तो वैल्यू पुट किया जा सकता है, तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करते हैं हम रेसिस्टिविटी का तो कितना हो जाएगा, एनी स्क्वायर टाउ और बाई कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। बस इसको पलट देना है। ये क्या है, रेसिस्टिविटी है, ये क्या है, कंडक्टिविटी है, और ये क्या है, कंडक्टेंस है। तीनों के बारे में हमने यहां पर लिख दिया। ये भी बता दिया कि रेसिस्टिविटी कांस्टेंट तो होता है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सेम मटेरियल मीडियम हो, तभी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये जो टाउ है इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है, द एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बताया जा चुका है इसके बारे में कि एक इलेक्ट्रॉन जब चलता है आगे तो अपने आगे प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस या एटम से टकराता है, ठीक है ना, टकराने के बाद उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है और वो अपने पाथ को थोड़ा चेंज कर लेता है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सिंग टाइम होता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं हम। मान के एक कोलिजन हो गया और दूसरा कोलिजन होने के पहले का जो बीच का टाइम होता है जिसमें कोलिजन नहीं हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं हम। अच्छा, ये जो टाउ होगा बाबू, ये भी कांस्टेंट होगा। कब होगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान देना, ये सब चीज छोटा छोटा टर्म है। कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन ज्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी चीज को, मान के किसी कंडक्टर को आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से कोलिजन ज्यादा हो गया, कोलिजन ज्यादा होने से रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये तो पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। मान के किसी कंडक्टर को हमने समथिंग टेम्परेचर दिया है, मान के 30 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस हमने दे दिया है, तो उस 50 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम होगा कांस्टेंट तब तक रहेगा जब तक 50 से 51 ना हो जाए या 50 से 49 ना हो जाए। यानी कि या तो इंक्रीज हो गया टेम्परेचर तब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये था बीच का रिलेशन। उसके बाद यहां एम क्या होगा बच्चों, एम जो है वो क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि हम कितना बार बता चुके हैं, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एन को क्या लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, ई फॉर बता ही चुके हैं कि ई फॉर क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम लेकर के चलेंगे हम। तो चलिए ये क्लियर हुआ, मिटाएं इसे हम, गुड। अब चलते हैं हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने। आज का लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तब पढ़ते हैं हम लोग अब ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए स्टार्ट करने चल रहे हैं हम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को हम पढ़ने चल रहे हैं। कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ रहता है ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ जे एंड ई। बाबू बताया गया था कि जे क्या है, इसको कहा जाता है करेंट डेंसिटी, और इसको पढ़ाया जा चुका है कि करंट डेंसिटी जे बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ एरिया। ये क्या है, एरिया है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है ना, यानी कि I/A होता है।
अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में VDENA, और बाई कितना हो गया, ए हो गया, ए से ए कैंसिल, यानी कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया VDEN, VDEN हो गया। यहां पर बाबू VD क्या हो जाएगा, VD क्या हो जाएगा, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। E फॉर बताया जा चुका है, और N फॉर तो पता है कि क्या हो गया, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको कहेंगे हम। और E का पता तो है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम का चार्ज होगा। चलिए एक और फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं, J इज इक्वल टू हमारे पास हो गया VDEN। ये भी क्लियर हुआ फॉर्मूला। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग मिटाएं इसे, ये वाला टर्म मिटा रहे हैं नीचे का, तो वहीं हम पढ़ने चल रहे हैं J और E के टर्म में क्या पढ़ने चल रहे हैं, ओम्स लॉ पढ़ने चल रहे हैं। तो ऐसे भी लिखा हुआ रहता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा हुआ है ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ J एंड E, दोनों सेम चीज है। हम पढ़े थे अभी जस्ट कि J बराबर होता है VDEN, ठीक है ना। अच्छा VD का फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है E टाउ, अब बाई क्या होता है M होता है। अगर माइनस साइन को हटा दिया जाए तो अब यहां लिखते हैं J इजकल टू VD के बदले में E टाउ बाई M और इनटू EN, फिर J इज इक्वल टू E में E से मल्टीप्लाई किए E स्क्वायर N टाउ बाई M और इनटू E लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। अब यहां देखें बाबू कि E स्क्वायर टाउ N बाई M, E स्क्वायर टाउ N बाई M किसके बराबर है, L बाई R इंटू ए के बराबर है, और L बाई R इंटू ए किसके बराबर है, 1 बाई रेसिस्टिविटी के बराबर है। तो लिख सकते हैं 1 बाई रेसिस्टिविटी इंटू E। अब देखिए J बराबर 1 बाई रेसिस्टिविटी, 1 बाई रेसिस्टिविटी सिग्मा के बराबर है, यानी कि कंडक्टिविटी के बराबर है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यही हो गया, इसको पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया, ये J इक्वल टू सिग्मा इंटू E हो गया, ठीक है ना। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही बनाया जाता है, इसको सॉल्व ऐसे ही किया जाता है। क्लियर हुआ ना बाबू। देखिए यहां पर J क्या है, फिर से J क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए, J को क्या कहेंगे हम, करेंट डेंसिटी कहेंगे, करेंट डेंसिटी हो जाएगा। अच्छा यहां पर सिग्मा को क्या कहेंगे हम, कंडक्टिविटी, पढ़े हम लोग पहले, और E फॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, या E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। VD क्या है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है ना। टाउ क्या है, इसको बताया जा चुका है, बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम है, बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो सके। E फॉर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, M फॉर मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और N फॉर क्या होता है, N फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए सब मिटाते हैं सबको, आगे पढ़ते हैं हम। आगे का टर्म देखने चल रहे हैं हम लोग, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, और साथ में पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये भी पढ़ने वाले हम, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ कहां कहां काम करता है, कहां कहां काम नहीं करता है, उसको पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बच्चों अब ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर के बारे में, ओमिक कंडक्टर पढ़ेंगे, फिर नॉन ओमिक कंडक्टर पढ़ेंगे, और इससे एग्जाम्पल जानने की कोशिश करते हैं। ओमिक कंडक्टर यानी कि वैसा कंडक्टर दे ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो। ओम्स लॉ का मतलब, ओम्स लॉ क्या था
कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होने लग जाता था। लेकिन ये कब था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हो पाता था। ये कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वैलिड था ये, ठीक है ना। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते थे तो ओम्स लॉ वहां पर फेल होना शुरू हो जाता था, ओम्स लॉ वहां पे काम करना बंद कर देता था। कैसे? देखिएगा, ओमिक कंडक्टर दे ओबे ओम्स लॉ, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाए। वो जैसे इसका ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं या फिर पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। देखेंगे स्मॉल करंट पासिंग फ्रॉम अ कंडक्टर या थ्रू अ कंडक्टर। अब यहां पर हमने स्मॉल करंट क्यों लिखा है अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है ना। इसका ग्राफ पहले देख ले बाबू। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया वोल्टेज V और ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट I, ठीक है ना। तो इसका जो अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू क्या था? IR था, पढ़े थे ना हम लोग स्केलर फॉर्म में। V इज इक्वल टू IR और रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता था V बाई I। रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता था कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, तो उसी समय वो रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता था। अदरवाइज ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट वहां पे नहीं होते थे, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होने लग जाता था, तो फिर कांस्टेंट नहीं हो पाता था और वहीं उसी जगह पर ओम्स लॉ फेल होना शुरू हो जाता था, ठीक है ना। तो हम फिलहाल पढ़े थे कि रेसिस्टेंस वहां पर क्या होता था? कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो जब रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो ठीक बीचों बीच होगा। मान गए इस पॉइंट पर अगर सोच लें हम, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जो निकाल रहे हैं ये आर, ये क्या होगा? स्लोप होगा। तो स्लोप इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर कितना है? V है, और बेस कितना है? I है। और V और I मिलकर के क्या देता था? V बाई I मिलकर के क्या देता था? रेसिस्टेंस देता था, यानी कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I। यहां पर रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता था क्योंकि यहां पर टेम्परेचर क्या किया गया है? ये यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया गया है। अब यहां पर भी आप निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा। यहां पर रेसिस्टेंस R आता है तो यहां पर रेसिस्टेंस R होगा। कहीं पर भी आप निकाल लें तो सेम रेसिस्टेंस मिलेगा आपको हर एक जगह पर। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब, ठीक है ना। अच्छा, 2 नंबर में आता है जिसको कहते हैं हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए कैसे ओम्स लॉ को ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, कैसे समझिए। यहां पर जो स्मॉल करंट लिखा गया था उसके बारे में सोचने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। सब जगह पे कांस्टेंट नहीं होगा। यहां पर अगर हम निकालें, यहां पर इस पॉइंट पे, तो रेसिस्टेंस कुछ और आएगा। यहां पर निकालेंगे तो रेसिस्टेंस अलग आएगा। यहां पर निकालेंगे तो रेसिस्टेंस अलग आएगा। तो हर जगह पर रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। रेसिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए तभी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। और रेसिस्टेंस कांस्टेंट कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो नॉट लीनियर होगा, वो लीनियर नहीं होंगे। जबकि इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। अच्छा, आर का वैल्यू इसमें कांस्टेंट होगा और इसमें जो आर का वैल्यू होगा वो वेरिएबल होगा, यानी कि R1 नेवर बी इक्वल टू R2 R3 और अप टू जितना हो, ठीक है ना, इक्वल नहीं होंगे ये Rn के, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल हो गया। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि जो ओमिक कंडक्टर होता है, ओमिक कंडक्टर बिकम्स नॉन ओमिक।
एट हाई टेम्परेचर और मैक्सिमम फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहीं पर इसीलिए वर्ड यूज किया गया था स्मॉल करंट। अब देखिए क्या कहने का कोशिश कर रहा है, ऊपर वाला टर्म मिटा रहे हैं हम, ओमिक कंडक्टर वाला टर्म, ये वाला कुछ ग्राफ बताने हैं इसलिए इस टर्म को मिटा दिया। अब यहां पर क्या है, स्मॉल करंट के बदले में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि शुरू में यहीं पे ग्राफ देख रहे हैं इसका, ये है ग्राफ, ठीक है ना, ये VI ग्राफ हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ कि शुरू में जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तब तक तो ओम्स लॉ फॉलो किया, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर वेरी करने लग गया, ये भी अपने पाथ को चेंज करना शुरू कर देगा। ये टेम्परेचर यहां से यहां तक टेम्परेचर क्या था, यहां से यहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट था, और यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। तो चेंज होने लग गया, तो जब टेम्परेचर वेरिएबल तो रेसिस्टेंस भी वेरिएबल, ये R डैश हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट जब तक रहेगा तब तक उसका वैल्यू R होगा, यानी कि कांस्टेंट होंगे। अब होता क्या है कि जैसे मान गए कि एक कंडक्टर हमारे पास अवेलेबल है, इसमें आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तो शुरू में आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट देना शुरू किया, फ्लो करना शुरू किया। आपने 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर, 1 एम्पियर से आपने सपोज करो शुरू किया। तो शुरू में कंडक्टर के अंदर अगर स्मॉल करंट जा रहा है, तो कंडक्टर का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और वह कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वह ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट को आप मैक्सिमम करते जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई करना शुरू करेंगे हम, तो क्या होगा, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच कोलिजन ज्यादा होने लग जाएगा। आज जब कोलिजन ज्यादा होगा, जब अब कोलिजन मैक्सिमम होने लग जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने लग जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गया यानी कि वैरी करना शुरू हो गया, यानी कि रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज होना शुरू हो गया यानी कि रेसिस्टेंस उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेरिएबल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जितना ज्यादा करंट हम पास कराएंगे उतना ज्यादा इसको एनर्जी मिलेगा, उतना ज्यादा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, H बराबर I² RT कहता है कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे, यानी कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कोलिजन मैक्सिमम होगा, कोलिजन मैक्सिमम होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेरी करना शुरू कर देगा और वहां पर वेरिएबल हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक टेम्परेचर जब हमने कांस्टेंट दिया था तब तक रेसिस्टेंस सेम था, लेकिन जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर वेरिएबल हुआ, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो R डैश में कन्वर्ट हो गया, जिसमें R का वैल्यू R डैश के वैल्यू के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल होने लग गया, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया। तो ओमिक कंडक्टर बिकम्स नॉन ओमिक एट हाई टेम्परेचर और मैक्सिमम फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिनिमम करंट पास हो रहा है तो अच्छी बात है, मिनिमम करंट आप दे रहे हैं, स्मॉल करंट दे रहे हैं, कंडक्टर के हिसाब से करंट आप दे रहे हैं। मान के पतला कम पावर का तार है, कम पावर का वायर है, उसमें आपने मैक्सिमम करंट सप्लाई कर दिया तो तुरंत हीट होगा और मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं अगर कंडक्टर के हिसाब से हम करंट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर उसको देकर दिए हैं, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस तब तक कांस्टेंट होगा,
लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कंडक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म होने से कोलिजन होगा, कोलिजन होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस इंक्रीज होते गया यानी कि रेसिस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है ना। तो वहां पर किसके हिसाब से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। उनका कहना था कि हीट जो होता है, जो भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसको हीट मिलेगा। आप किसी भी कंडक्टर को जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट देंगे उतना ज्यादा हीट उसको मिलेगा। जब हीट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करना शुरू होगा। काफी फास्टली मूव करने की वजह से उनका कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होने से रेसिस्टेंस वेरी करेगा, और रेसिस्टेंस वेरी करने का मतलब ओम्स लॉ काम नहीं कर रहा है। यानी कि ओमिक कंडक्टर को भी हम नॉन ओमिक बना सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके। बुक में आपके एनसीईआरटी की किताब में एक और डायग्राम दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। डायग्राम तो बहुत दिए हुए हैं, ग्राफ के रूप में एक और डायग्राम दिया है गया है जिसमें डायोड का एग्जाम्पल दिया गया है। ये जनरली सेमीकंडक्टर में आते हैं, लेकिन ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे वाले को इलेक्ट्रिक करंट निगेटिव, काफी मिनिमम होता है, माइक्रो, इसको माइक्रो में मेजर किया जाता है। ये वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज जो होता है इसको कहा जाता है पॉजिटिव बायोस। ठीक है ना, पॉजिटिव बायोस कहा जाता है। और ये जो निगेटिव वोल्टेज होंगे, ये वाला माइनस भी जो दिख रहा है निगेटिव वोल्टेज, इसको बोलेंगे निगेटिव बायोस। ठीक है ना, या फॉरवर्ड बायोस भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे उसमें और आगे जब हम सेमीकंडक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी डायोड के बारे में, इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका ग्राफ ऐसे होता है, यानी कि यहां से यहां तक करंट क्या रहा, सप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है कि करंट चल रहा है, सो जीरो पोजीशन में है, वोल्टेज भी इंक्रीज नहीं हो रहा है और करंट भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो और उसके बाद कुछ देर के बाद यहां पर करंट नहीं दिया जा रहा है, इसको करंट नहीं मिल रहा है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, सॉरी, उसके बाद ये ओम्स लॉ को फॉलो करने लग जाता है। ठीक है ना। और इसका वोल्टेज जो होता है वो निगेटिव भी होता है, निगेटिव भी माना जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, आगे जब हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विशेष चर्चा किया जाएगा। फिलहाल ये जान लीजिएगा, यहां पर जो रेसिस्टेंस होता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, यानी कि ये भी कौन सा कंडक्टर हो जाएगा, ओमिक कंडक्टर हो जाएगा, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी कि डायोड जो होगा, सॉरी, डायोड जो होगा वो कौन सा, नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा, जो कि क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो सो वी कैन राइट डायोड इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर, डायोड इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गैस का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वहां पर। ठीक है ना, गैस का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ इस तरह से करके, उसमें चेंज कर दिया गया है, ये कभी ऐसे जा करके ऐसे हो रहा है, यानी कि निगेटिव हो रहा है, ये गैस के लिए दिया गया है। ठीक है ना, बढ़ के फिर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर के डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर निगेटिव वैल्यू जाने लग जाता है, रेसिस्टेंस निगेटिव जाने लग जाता है। तो सब नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल में इसको देखे जा सकते हैं बच्चों। तो यही था आज का छोटा सा लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और काफी छोटा लेक्चर था। चलिए आज रहने देते हैं, इतना ही क्लास पर खत्म करते हैं अपने लेक्चर को, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक आप लोग रिवीजन कर ले, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, रिवीजन करते रहें। और हां, हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें, वेबसाइट www.focusonphysics.com पर, ठीक है ना, जाकर के नोट्स के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक को आपके कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे ताकि आप लिंक पे क्लिक करके जल्दी यहां पे पहुंच सकते हैं, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।